बड़ी खबर यही है कि उत्तरकाशी की सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सभी मजदूरों को अस्थायी अस्पताल में हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को फोन करके सभी मजदूरों का हालचाल पूछा, निर्देश दिया कि मेडिकल चेकअप के बाद इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए, पूरी व्यवस्था की जाए। सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कविता की पंक्तियां हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भारत ने वो रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जिसमें दर्जन भर विभाग, एजेंसियां, सैकड़ों बचाव कर्मी, एक्सपर्ट्स एक साथ एक मिशन में एकजुट होकर लगे। वो मिशन जिसमें 8 राज्यों के 41 मजदूरों को बचाया गया, ये सबसे बड़ा रक्षक अभियान रहा, जहां आम आदमी को, गरीब नागरिक के जीवन को पूरा महत्व देते हुए पहाड़ जैसी चुनौतियों को पार किया गया। मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा, पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे। सीधे चलते हैं आपको लेकर सिलकियारा टनल के बाहर, जहां से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। आशुतोष, जब से इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक है, इसीलिए जितनी खुशी आप उन परिवार वालों के चेहरों पर देख रहे हैं, उतनी खुशी आप आशुतोष के चेहरे पर भी देख रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि सब संपन्न हुआ। पर आशुतोष, वहां की तस्वीरें क्या हैं? क्योंकि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्होंने भी दिन रात एक किया है, अपने उन श्रम जीवी जो भीतर फंसे रहे, अपने उन साथियों के लिए उन्होंने भी दिन रात एक किया है। लेकिन अब सब कुछ समेटना है वहां से, और टनल जिसका एक हिस्सा गिरा, वहां पर काम तो अभी बाकी है। इस समय की तस्वीर हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। ऑपरेशन कहते हैं ना, यज्ञ पूरा हुआ। बहुत सारे, लगभग 2000 लोगों ने अपनी आहुति दी है, अपनी मेहनत, खूब पसीना बहाया यहाँ पर। और अब जब सब कुछ पूरा हो चुका है तो बस सुरंग के भीतर अब फिलहाल कोई नहीं है। दरअसल 200 मीटर की दूरी पर पूरा जो हिस्सा था वो टूटकर नीचे गिर गया था। अब वहां पर कुछ मशीनें हैं, जो पहला सिक्योरिटी पॉइंट होता है प्रोटोकॉल के तहत, वहां पर लोग रहेंगे ताकि अंदर कोई ना चला जाए सुरंग में, क्योंकि वहां हालात स्थिर है नहीं। किसी तरह सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सुरंग के भीतर जैसे जैसे कैमरा आपको बाएं हिस्से की ओर आगे लेता जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे ज्यादातर एम्बुलेंस यहाँ से निकल गई हैं। प्रशासनिक सेवा के जो लोग थे वो निकल चुके हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर इसीलिए
कि कोई स्थानीय लोग कहीं पर कोई उत्सुकता के मारे इस इलाके में आ न जाए, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। उसके ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो एनडीआरएफ के उन वीरों की, देवदूतों की टोली है जो अब धीरे धीरे अपना सामान बोरा बिस्तर बांध रहे हैं, जो अपनी पूरी तकनीक के साथ सामान के साथ अंदर गए थे। अब हर चीज पैक हो रहा है और उन्होंने ये जो तय किया था कि कब किसको कैसे बाहर निकालेंगे। हर रोज यहाँ पर मैं सुबह और शाम को ड्रिल होते देखता था। अगर जिस पाइप तक नहीं पहुंच पाए तो आसपास कोई भी इलाका मिलता तो अपनी ड्रिल जरूर करते थे। ये कोशिश करते थे कि कैसे रफ्तार बढ़ाई जाए। इन्हीं एनडीआरएफ कारीगरों ने जब ये सोचा, इन देवदूतों ने, कि दरअसल फ्रिक्शन होगा स्ट्रेचर में, उसको लाने में समय लग सकता है, तो उन्होंने स्ट्रेचर के अंदर बेरिंग लगा दिया, बेरिंग पहिए लगा दिए, इसलिए ताकि मूवमेंट जो है पूरा स्मूथ हो जाए। साथ में पहाड़ के अब दूसरे हिस्सों पे। आशुतोष, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस समय हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, इंजीनियर इन चीफ रह चुके हैं, और जब जो भारतीय सेना के इंजीनियर्स, आर्मी इंजीनियर्स वहां पर पहुंचे, जिनकी देखरेख में रैट माइनर्स भीतर गए हैं, जिसने वो आखिरी कड़ी जो है उस रेस्क्यू की पूरी की है, पूरा देश राहत महसूस कर रहा है और आपको, हमारे देश के हीरोज को इस समय नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। कितनी राहत आपको महसूस हुई? उसके बाद मैं आपसे समझूंगी कि किया किस तरीके से इस आखिरी चरण को पूरा। सर, धन्यवाद श्वेता। ये बहुत ही सबको राहत की सांस मिली है कि हमारे 41 वर्कर्स जो हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही और बुलंद हौसले के साथ बाहर आए हैं। सर, ये कैसे? आपने ही कहा था जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये आखिरी चरण देखो, और आपने उस समय कहा कि अब इसमें इंसानों को, यानी मैनुअल तरीके से अब इसमें लगना होगा, और सबको लग रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जहां पर नहीं चली, आम इंसानों की एक छोटी सी कोशिश क्या चलेगी? जब हम 44 और 47 मीटर तक पहुंच गए थे और बाकी जो डिगिंग करनी थी या जो बाकी रास्ता तय करना था वो लगभग 12 से 13 मीटर था, तो सबने बैठ के सेक्रेटरी MORTH के लीडरशिप में सबने, टेक्निकल एक्सपर्ट ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हम इसको मैनुअल ड्रिफ्ट से करेंगे। मैनुअल ड्रिफ्ट एक बहुत स्लो तरीका होता है बट सेफ होता है और श्योर शॉट तरीका होता है, और इसमें हमें फायदा यह हुआ कि जो पाइप अंदर जा रही थी 900 mm और 800 mm, उसको हमने फ्रेमवर्क यूज करते हुए इसको मीटर बाय मीटर हम आगे बढ़े हैं। तो क्या सर इसमें पहले उसकी सेफ्टी को भी टेस्ट किया गया, जिसके बाद मजदूरों को निकालने की शुरुआत हुई? हाँ, वो तो उसकी एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था पाइप को। ऊपर टॉप में एक कैनोपी से बनाई गई थी ताकि जो हमारे मजदूर जो आगे रैट फॉर्मेशन या रैट के तरीके से काम करते हैं, खोदू टीम जो कि जिसको लोकली लैंग्वेज में बोलते हैं, वो जब काम कर रहे थे तो ताकि उनका जो हेड है वो कवर रहे, उसके लिए एक कैनोपी डिजाइन की हुई थी। पाइप को उसी शेप में काटा था और वो आगे आगे जाके मैनुअली कोई बाधा होती थी। लाइक हमको कई जगह ग्राउटिंग पाइप्स मिले 2 इंच के, कई जगह हमें लैटिस गर्डर्स मिले, तो वो पहले जाते थे, डिग करते थे, फिर कटर्स वाले जो कटिंग कर रहे थे, इसको प्लाज्मा कटिंग और या फिर कन्वेंशनल कटिंग के साथ हमने थोड़ा थोड़ा करके आधा मीटर करके हमने सारे ये बाधा पूरी की है। और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सबसे अहम चीज जो थी वो सेफ्टी थी, कि सेफ्टी ऑफ वर्कर्स को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा काम किया गया। सर, अगर मैं पाइप की दिशा आपसे जानना चाहूं कि मतलब किस दिशा से, ऊपर से नीचे की ओर, तिरछा या सीधाई में, ये किस दिशा से खुदाई करके निकाला गया है मजदूरों को? जिस दिशा में 44 मीटर्स तक या 47 मीटर्स तक पाइप गई थी, जिसमें कि जाके अंत में ऑगर फंस गया था। ऑगर में एक्चुअली पूरा जो ग्राउटिंग पाइप थी या लैटिस गर्डर से वो पूरे एंटेंगल हो गए थे और ऑगर ने उसको पाइप के अंदर सक कर लिया था और ऑगर काम नहीं कर रहा था। तो तब डिसाइड किया गया कि 1-1, 1.5, 2-2 मीटर करके पूरे ऑगर को काटा गया है, दोनों कन्वेंशनल तरीके से और प्लाज्मा आर्क को यूज करते हुए उसको काटा गया।
और उसके बाद उसी दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में ही आधा आधा मीटर करके हम आगे गए हैं। और जैसे ही आगे क्लियर होता था, पीछे से फिर ये ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी वालों की पाइप हम इसको जैक करके पुश करते थे आगे। सर, मोटिवेशन लेवल बहुत ऊंचा रहा होगा सबका, सारे रेस्क्यू वर्कर्स का, वरना आखिरी लेग में इतनी तेजी से वो आगे पहुंच गए, क्योंकि सब समझ रहे थे कि रेस अगेंस्ट टाइम भी है ये। जो मेन चीज इसमें, जब मैंने जैसे कि कल भी बताया था कि हमको 24 से 36 घंटे लगेंगे, जबकि अगर हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना मिले, हमको एक जगह और एंड में ऑलमोस्ट एट द लास्ट एंड, जबकि 1-1.5 मीटर रह गया था, फिर एक पाइप मिला। तो ये पाइप को काटने में टाइम लगा है, अदरवाइज तो ये स्मूथ ऑपरेशन ही रहा है। मतलब लगभग 7 बजे तक सारी तैयारी हो चुकी थी, जिसके बाद रेस्क्यू की शुरुआत हुई। जनरल सिंह, मतलब हम कह सकते हैं कि 7 बजे तक ये सारा जो मैनुअल डिगिंग था वो पूरा किया जा चुका था, क्योंकि लगभग 7:45 तक, 7:45 तक हम सबको खबर मिलनी शुरू हो गई कि पहला मजदूर निकाला जा चुका है। काफी टाइम लग गया था इसको, जो एंड में जो बहुत जरूरी था कि जो कैमरा अंदर भेजे गए थे, बहुत जरूरी था कि जो अदर साइड, जो अदर एंड था, वो काफी फ्रेजाइल था। तो उसको बहुत जरूरी था कि जब मजदूर वहां से बाहर निकले, वो ऐसे सेफ एरिया से निकले, ऐसी रैंप से निकले, ताकि उधर कहीं किसी तरह का भी कोलैप्स को ट्रिगर ना किया जाए। तो इस तरह करके हमें टाइम लग गया और 8 बजे के करीब ये सक्सेस हुई थी। और उसके बाद एनडीआरएफ टीम ने टेक ओवर किया और आस्ते आस्ते करके मजदूर बाहर आए। सर, चूंकि आप बीआरओ से को लीड करते रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में जो एक टनल होता है उसके ही निर्माण को इतना मुश्किल बताया जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड के ये इलाके होते हैं जहां पर ये काम चलता है, उसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्या दुनिया के सबसे कठिन और दुर्गम ऑपरेशंस में से एक माना जा सकता है? हाँ, ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं और बहुत फ्रेजाइल जियोलॉजी है। यहाँ इसमें शेयर जोन्स बहुत हैं, फॉल्ट जोन्स बहुत हैं, और रॉक क्लासिफिकेशन जो है, जो कि आपको एल्प्स में या दूसरे देशों में मिलती हैं, वो रॉक क्लासिफिकेशन यहाँ पर ठीक नहीं है। इसलिए इसमें सपोर्ट बहुत देनी होती है। और ऊपर काफी पानी के एक्वाफायर्स हैं और दूसरे स्ट्रीम्स चल रहे हैं जो कि परकोलेट करते हैं नीचे, और जो टनल का जो ग्राउंड है उसको वीक करते हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल हिमालयन जियोलॉजी में बनी गई है। बहुत ही इसमें टेक्निकल इनपुट्स या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि ये हादसा हुआ है, बट अंत में जो होता है वो सही होता है, और हमें खुशी है कि हम मजदूरों को बाहर निकाल पाए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं उस पूरी टीम को जिसने आज देश को ये मौका दिया है। हमारे सारे 41 जो श्रमवीर हैं वो आज सुरक्षित वापस अपने घरों के लिए लौटे हैं।